जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स ग्रुप डिस्कशन यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पर आपको सरकारी जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक पर आधारित और पटना के जितने सारे टीचर्स हैं उन लोगों के नोट्स का एक जगह संकलन है। ठीक है, एक जगह संकलन करके एक जगह करके कंपाइल करके उस नोट्स का कंबाइंड जो है डिस्कस कराया जाता है। और उसके बाद जो है खान सर का जब ये बुक है, ये वाले जो बुक है जो दरोगा में एकदम धमाल मचा दिया था, इस बुक का लाइन बाय लाइन डिस्कस कराया जाएगा। इस बुक का लाइन बाय लाइन डिस्कस कराया जाएगा। और इसके बाद इस बुक में जो टॉपिक नहीं है या जो पॉइंट नहीं है उसके जो नोट्स है, सर लोगों के नोट्स है, उन नोट्स को एक्स्ट्रा जो चीज़ें दी गई है उस सारी चीज़ें बातों को आपको बताया जाएगा। तो डबल ट्रिपल इस लेक्चर को देखने से, इस डिस्कशन को देखने से आपको फ़ायदा होने वाला है। और इसको पढ़ लेने के बाद तो आपका सिलेक्शन फिक्स ही है। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आगामी जैसे एग्जाम है बिहार एसएससी हो गया या रेलवे का एग्जाम होने वाला है, एलपी वाला है, उसके बाद बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा मेंस हो गया। तो अगर आपको विश्वास नहीं है तो उस एग्जाम के क्वेश्चन बैंक को उठाइए और इस बुक को उठाइए और इस बुक में से देख के टॉपिक जो क्वेश्चन है उसको निकाल कर देखिए इसमें से मिल रहा है कि नहीं। एकदम 80% क्वेश्चन आपको इसी बुक से मिलने वाला है। तो आप सही जगह पे है, सही डिस्कशन में है। इस बुक को एकदम याद करा दिया जाएगा डिस्कस के माध्यम से। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और आप जो है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे पिछला वीडियो जो डिस्कस नहीं देखे हैं, अभी फिजिक्स का सीरीज चल रहा है डिस्कस का, तो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को जाकर के देख लेंगे। इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, बनाए हुए हैं, अभी रोज के रोज वीडियो डाला रहा है, उसको देख लेंगे ताकि आपका फिजिक्स का टॉपिक मजबूत हो जाए। एक बार फिजिक्स कंप्लीट करेंगे मतलब बारी बाई बारी से आप सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो बिना देरी के डिस्कशन को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, आज जो चैप्टर है दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, यानी मिरर के बारे में। मिरर से रेलवे में हो गया या दरोगा हो गया या कोई भी एग्जाम हो, एक न एक क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो आपको मिरर को अच्छी तरीके से पढ़ना है क्योंकि ये जो लटपटाव चैप्टर है, क्योंकि इसमें पूछ देता है कि कौन प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, सर इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको आसानी से आपको सभी चीज़ों को समझाया जाएगा, डिस्कस कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लीजिए कि दर्पण क्या है। क्या है दर्पण? क्या है तो दर्पण के बारे में बताते हैं कि दर्पण कांच का वह भाग है जिसकी एक सतह चिकनी तथा दूसरी सतह पॉलिश की हुई होती है। एक सतह चिकना होता है और दूसरा सतह कैसा होता है? पॉलिश किया होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि दर्पण का जो पॉलिश किया हुआ सतह होता है उस पर क्या चीज से पॉलिश करते हैं? तो सिल्वर नाइट्रेट से। क्या चीज से? सिल्वर नाइट्रेट से पॉलिश करते हैं। तो दर्पण का पॉलिश किया हुआ सतह किस चीज़ का लेप होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का होता है। सिल्वर नाइट्रेट का लेप जो होता है उसको दर्पण के पीछे लगा देते हैं, जिससे आप अपना चेहरवा जो देखते हैं, दाढ़ी मूंछ जो देखते हैं, अपना सुंदरता को जो देखते हैं वो आपको अच्छी तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, तो इस सिल्वर नाइट्रेट का लेप लगाया जाता है, उसको आप अच्छी तरीके से देख लेंगे। ठीक है, समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है तथा वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है, यानी आप किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने रखेंगे तो वो कैसा बनाएगा? आभासी बनाएगा, उस वस्तु के आकार के बराबर बनाएगा और कैसा बनाएगा? वस्तु के सापेक्ष सीधा प्रतीत होता है। कैसा? वस्तु के सापेक्ष सीधा प्रतीत होता है। कैसा होता है? वस्तु के सापेक्ष सीधा प्रतीत होता है। ठीक है, इसमें जो है दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है पार्श्विक उत्क्रमण मतलब लेटरल इन्वर्जन होता है। कैसा होता है? लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन होता है। दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है वो उल्टा दिखाई दे पड़ना। कैसा? उल्टा, यानी प्रतिबिंब पलटा हुआ प्रतीत होता है। प्रतिबिंब क्या होता है? पलटा हुआ प्रतीत होता है, यानी दाहिना का बायां, बायां का दाहिना दिखाई देता हुआ प्रतीत होता है। तो अगर ऐसा दिखाई देता है तो कैसा दर्पण होगा? तो हो जाएगा समतल दर्पण। कैसा होगा? समतल दर्पण। नेक्स्ट देखिए, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा दर्पण पर लंबवत होती है, यानी वस्तु और प्रतिबिंब को जो रेखा मिलाती है
वो क्या होती है, दर्पण पर परपेंडिकुलर होती है, मतलब लंबवत होती है, एक दूसरे के लंबवत होती है। अब जो क्वेश्चन पूछ देता है कि समतल दर्पण पर कितना प्रतिबिंब बनता है, कितना, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब की संख्या। तो समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब की संख्या होती है वो दो प्रकार से होती है। एक होती है 360/θ। ये कब होगा कि यदि एक विषम राशि हो, क्या है, 360/θ डालेंगे तो यदि एक विषम होगा तो 360/θ होगा। अगर 360/θ का मान सम संख्या हो गया तो उसको क्या करेंगे, प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए 360/θ -1 करेंगे। क्या करेंगे, -1 करेंगे, यानी उसको विषम ही लाना है। कैसा लाना है, विषम लाना है, ठीक है। अब देख लेते हैं समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। कहाँ, समतल दर्पण का अनुप्रयोग, यानी समतल दर्पण का जो उपयोग होता है आईना, बहुरूपदर्शी तथा परिदर्शी इत्यादि बनाने में। आईना जो देखते हैं उसमें बहुरूपदर्शी बनाने में, परिदर्शी बनाने में समतल दर्पण का यूज होता है। उसके बाद समतल दर्पण का इसमें हो गया, यदि कोई इसमें कुछ टॉपिक जो है इसमें बताया जाता है कि अगर किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना हो तो दर्पण की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। मतलब 5 मीटर का अगर कोई व्यक्ति है उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसको 2.5 मीटर का दर्पण अगर होगा तो पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। कितना, 2.5 मीटर का प्रतिबिंब 5 मीटर के व्यक्ति का फोटो खींच लेगा, मतलब उसका प्रतिबिंब दिखा देगा। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु दर्पण के सापेक्ष भी चाल से गतिमान हो। कैसा, दर्पण के सामने भी चाल से जा रहा हो। कैसा, भी चाल से जा रहा हो तो वस्तु और प्रतिबिंब के सापेक्ष गति 2v होगी। कैसा होगा, 2v होगी। समझ में आ रहा है ना। तो अगर आप भी वेग से जा रहे हैं तो प्रतीत कैसा होगा, 2v प्रतीत होगा। 2v वेग से जाता हुआ प्रतीत होगा। भी वेग से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है तो कैसा होगा, 2v वेग से जाता हुआ प्रतीत होगा। इतना आपको ध्यान में रखना है, मतलब दुगुना वेग से। मतलब दर्पण के सामने कोई जा रहा है दौड़ के 5 किलोमीटर से, तो दर्पण के सामने 5 किलोमीटर वास्तविक जाएगा, लेकिन प्रतीत होगा कि वो 10 किलोमीटर के वेग से तेजी से आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे को थीटा कोण पर हो, कितना है, थीटा कोण पर हो, तो उनके बीच के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है, तो 360 डिग्री बटे थीटा। 360 डिग्री को इसको 2π भी बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में 2π लिख दे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 2π, पाई का मान 180 होता है तो 2 से गुना करेंगे तो 2π हो जाएगा, मतलब 360 डिग्री बटे थीटा हो जाएगा। या विषम लाने के, विषम में दिया हो तो 2π - थीटा, 2π बटे थीटा -1 करेंगे, ठीक है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर ऐसा होगा तो आवर्धन कितना होगा, 1 हो जाएगा, यानी +1। तो समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, 1। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, 1। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी, वस्तु के बराबर, वस्तु से उल्टा प्रतीत, मतलब लेटरल इन्वर्जन बताता है, मतलब उल्टा दिखा प्रतीत होता है देखने में। समझ में आ गया, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। समतल दर्पण के पीछे किस चीज का लेप होता है, सिल्वर नाइट्रेट का। किसका होता है, सिल्वर नाइट्रेट का लेप लगा होता है, ठीक है। अब समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो समतल दर्पण का सर्वाधिक उपयोग किसमें होता है, आईना में होता है। उसके बाद पेरिस्कोप मतलब परिदर्शी में होता है। उसके बाद बहुरूपदर्शी मतलब कैलियोडोस्कोप में होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो व्यस्त मार्ग पर बहुत अधिक मोड़ आने वाले स्थान पर इसे लगाया जाता है, जिससे चालक दूसरी ओर गाड़ी को देख सके। कोई बिजी रास्ता है और वहाँ पर मोड़ है, नहीं देखते हैं कि तीखा मोड़ होता है। तीखा मोड़ तो कोनो हुंड जो होता है बहुत तेजी में आता है और आगे उसको मोड़वा दिखाई नहीं देता है कि किधर मुड़ना है। तो ऐसे बकलोलवन को बचाने के लिए उस पर मोड़वा पर शीशा लगा दिया जाता है, समतल दर्पण, ताकि बायां मोड़ से जो कौन आ रहा है, चाहे किसी जो मोड़ है उस मोड़ से कोई दूसरा आ रहा है, ताकि उसको शीशों में दिखाई दे कि उधर से आ रहा है, तो उसको आभास हो जाए कि कोई ना कोई आ रहा है, हमारा डिस्टेट होने वाला है, तो वो थोड़ा सा सतर्क हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, समतल दर्पण का उपयोग बाल काटने वाले सैलून में किया जाता है। आप जो केस कटवाने जाते हैं, छाता कट, फौजी कट, मुर्गा कट, ये सब जो केस कटवाने जाते हैं, तो वो केस कटवाने जाते हैं तो जो हजाम लोग जो सैलून में रखे होता है शीशा, वह समतल दर्पण होता है। कैसा होता है? समतल दर्पण। तो अभी तक समतल दर्पण नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। कैसा दर्पण है? समतल दर्पण होता है, ताकि लोग जो है सिर के पीछे के भागों को देख सके। आगू लगा देगा, पीछू लगा देगा, चारों तरह का नज़ारा देखते रहेगा। समझ में आ गया? तो इसी को बोलते हैं समतल दर्पण। क्या बोलते हैं? समतल दर्पण बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण और अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का भाग होता है। तो सबसे पहले आप किसको जानेंगे? गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग है, जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग है, अथवा दर्पण गोलाकार सतह से निर्मित किया गया हो। यानी दर्पण कोई गोलाकार सतह हो, उसमें से काट कर बनाया गया हो, उसी को बोलते हैं गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। इसे कांच के एक टुकड़े पर सिल्वर का लेप करके निर्मित किया जाता है। अब इसको कैसे किया जाता है देखते हैं। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण जो होता है वह गोलीय दर्पण जिसका बाह्य सतह उभरा हुआ होता है। कैसा होता है? बाहरी सतह उभरा हुआ होता है, मतलब निकला हुआ होता है। कटोरी की जैसी गेंद है ना, ये वाला इस तरह से, तो ये वाला निकला हुआ होता है। बाहरी सतह निकला हुआ होता है, और बाहरी सतह कैसा होता है? निकला हुआ होता है। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसकी आंतरिक सतह पर लेप करते हैं, जिससे इसे यह अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है, अतः इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। यानी जैसे आपको बता दें, मान लीजिए यही है, ये वाला डायरी है, ठीक है? तो ये दर्पणवा किस तरह से होगा? इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। और ये जो है बाहरी सतह जो है, मान लीजिए क्या है? दर्पण है ससुराई, ठीक है। ये जो देखिए, ये कैसा है? दर्पण की तरह बिहेव कर रहा है। देखिए दर्पण की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं? तो ये जो बाहरी सतह जो है, देखिए बाहरी सतह जो है उभरा हुआ है। देखिए यहाँ से अब अच्छा दिखाई देता हुआ लगेगा। बाहरी सतह कैसा है? उभरा हुआ है कि नहीं? बाहरी सतह इस तरह के दर्पण है, तो बाहरी सतह जो है उभरा हुआ है। तो बाहरी सतह को छोड़कर ही अंदर वाला जो सतह है, ये वाला अंदर वाला जो सतह है, हाथ जो दिख रहे हैं, इसको पेंट कर देते हैं। जब इसको पेंट करेंगे, अंदर वाले सतह को पेंट करेंगे, तो इधर से लाइट मारेंगे। इधर से जैसे लाइट मारेंगे, देखिए इधर से जैसे इस पर लाइट मरेगा, लाइट मारने पर जो लाइट आएगा इसको छितरा देगा। जैसे यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा, तो ये लाइट क्या होगा? छितरा जाएगा। यानी अपसारित कर देता है। कैसा कर देता है? अपसारित कर देता है। तो ये अपसारित जो कर देता है, इसी गुण के कारण इसको अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। अपसारी दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है? तो अपसारी दर्पण का भाग होता है। मस्त रहिए, बाय बाय। इसको अच्छी तरीके से एंजॉय करते हुए पढ़ते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं स्ट्रीट लैंप में प्रयुक्त करते हैं। किसके? स्ट्रीट लैंप में। स्ट्रीट लैंप में उत्तल दर्पण। उसके बाद स्कूटर हो गया, मोटर हो गया, कार हो गया, वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने हेतु साइड मिरर का उपयोग करते हैं, यानी रिव्यू मिरर के रूप में। जैसे मोटरसाइकिल हो गया या कोई कार हो गया, जितने सारे गाड़ी है, वाहन है, उसके साइडवा में देखते होइएगा एक आईना लगा हुआ होता है। वो जो आईना होता है वह उत्तल दर्पण होता है। कैसा होता है? उत्तल दर्पण होता है। उस आईना को लगाया जाता है एक्सीडेंट से बचने के लिए, ताकि पीछे से कोई आदमी आ रहा है तो उसको इस आईना में देख लेता है। आईना क्या करता है? उसको दिखा देता है कि कौन इसमें आ रहा है। समझ गए? तो इस आईना में देख करके वो एक्सीडेंट से बच जाता है, या किसी को साइड देना होता है तो वो साइड दे देता है। लेकिन कुछ छवाड़ी सब जो है इसका गलत यूज करता है। इसका यूज कैसे करेगा? मान लीजिए कोनो उधर से आ रहा है और कोनो उधर से छोटिया आ रही है, कोनो बकलोलिया आ रही होगी, और वो जो है उसका चेहरा देखना है, तो उसको देखेगा कैसे? तो देखेगा, अगर इस तरीके से घूम के देखेगा तो उसको तो दिक्कत हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्या करता है कि आईनुआ में देखेगा, उसको नहीं देखेगा। आईनुआ में मोटरसाइकिलवा हो गया या कोनो गड़िया होगा तो साइड करके थोड़ा सा उसको देखेगा। आईनुआ में देखता है कि कैसा है। समझ गए? तो इसका गलत यूज भी करता है मिरर का। तो उत्तल दर्पण में
पीछे के आदमी को देखने के लिए किस दर्पण का यूज करते हैं? तो उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। उसके बाद जो है प्रदर्शन कक्ष मतलब शोरूम में छोटे छोटे प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। शोरूम में छोटा छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए किस दर्पण का यूज करते हैं? तो उसमें यूज करते हैं उत्तल दर्पण का। किसका यूज करते हैं? उत्तल दर्पण का। अब देख लीजिए अवतल दर्पण का। कैसा? अवतल दर्पण का। तो अवतल जो दर्पण होता है वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर झुका हुआ हो। कैसा हो? अंदर की ओर झुका हुआ हो, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर। मान लीजिए ये दर्पणवा तो वही रहता है, इधर से अगर पेंट कर देंगे, इधर से अगर पेंट कर देंगे, इधर से पेंट कर देंगे तो लाइट इधर से मारेंगे। किधर से मारेंगे? लाइट इधर से मारेंगे। तो जितना सारा लाइट होगा ना इसको अंदर समेटने का कोशिश करेगा। क्या करेगा? जैसे लाइट मारा था इधर आके समेटा जाएगा, इधर आके समेटा जाएगा। तो इसको बोलते हैं, ये प्रसारित नहीं करता। क्या करता है? ये प्रसारित करने का काम नहीं करता है। इसे रहो, ठीक है। इस पर लाइट मारेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी। यानी सारा चीजों को एक जगह कर लिया, सिकोड़ लेता है, तो इसको बोलते हैं अभिसारी। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। कौन सा दर्पण? अभिसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी। क्यों? क्योंकि प्रकाश को अपसारित कर देता है, प्रसारित कर देता है, इसलिए अपसारी। और प्रकाश को एक जगह केंद्रित करता है, इसलिए अभिसारी। अवतल दर्पण का जो अभी यूज देख लेते हैं कि यूज कहाँ कहाँ होता है। तो अवतल दर्पण का जो यूज होता है, अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर बनाने में या सौर भट्टी में प्रकाश को अभिसारित करके किया जाता है। उसके बाद डॉक्टर जो है नाक, कान, गला आदि के जांच करने में अवतल दर्पण का ही यूज करते हैं। दाढ़ी बनाने वाले सैलून में व्यक्ति का बड़ा प्रतिबिंब बनाने हेतु यानी किसी किसी व्यक्ति का बड़का बड़का जूम करके जो प्रतिबिंब दिखाता है तो अवतल दर्पण लगा देता है, ताकि दाढ़ी का एक एक चीज उसको दिखाई दे। ठीक है, बड़े बड़े सैलून में जाएंगे तो उसमें अवतल दर्पण लगा होता है, ताकि बढ़िया पैसा लेता है तो बढ़िया से चेहरा तो दिखेगा, ताकि कहीं पे केस तो छोड़ नहीं तो दिया, कुछ कर नहीं तो दिया, कहीं काट नहीं तो दिया। ठीक है, तो सारे चीज़ों को देखने के लिए अवतल दर्पण लगाता था कि उसको जूम करके देखेगा, दिखाई देगा। उसके बाद दांत के जो डॉक्टर है, दांत को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, जैसे खोखला उड़ला हो जाता है, दांत में कुछ बीमारी हो जाता है, तो उसको पूरे भयंकर तरीके से जूम करके देखने के लिए अवतल दर्पण का ही यूज करते हैं। उसके बाद गाड़ी के जो हेडलाइट हो गया, टॉर्च हो गया, टेबल लैंप हो गया, ये सारे का प्रवर्तक अवतल दर्पण का ही बना होता है। उसके बाद परावर्तन जो होता है, परावर्तन दूरदर्शी बनाने के लिए अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। लेकिन पूछेगा कि शोरूम में क्या करेगा? शोरूम में विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का यूज करते हैं। छोटा छोटा बोलेगा तो उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, तो इतना तो आपको पता हो गया होगा। क्या हो जाएगा? इतना तो आपको सब पता हो गया होगा। अब देख लीजिए कि वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो आपको पता होगा कि वह फोकस बराबर होता है वक्रता त्रिज्या का आधा, मतलब F बराबर R/2। कितना होता है? F बराबर R/2 होता है, F बराबर R/2 होता है। तो जो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसको देख लेते हैं। तो अवतल दर्पण में अगर वस्तु अनंत पर होगा, वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अनंत पर रखेंगे, फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। और दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है। उसके बाद प्रतिबिंब का जो साइज होगा छोटा होगा, मतलब पॉइंट साइज का होगा, छोटा साइज का होगा। अनंत पर लाएंगे, फोकस पर बनेगा, प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? छोटा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा। छोटा, आभासी और सीधा। उसके बाद अनंत और पोल के बीच रखेंगे, अनंत और पोल के बीच रखेंगे तो फोकस और पोल के बीच बनेगा। अनंत और पोल के बीच रखेंगे तो फोकस और पोल के बीच बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा, और वो भी छोटा होगा, और छोटा होगा, आभासी और सीधा होगा। उसके बाद अगर पोल पर रखेंगे, अगर कहाँ रखेंगे? पोल पर, P पर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे?
पी मतलब ध्रुव पर रखेंगे, तो ध्रुव पर रखेंगे तो बनेगा F पर, ध्रुव पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा F पर, ध्रुव पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा F पर बनेगा। और वस्तु के आकार के बराबर, कहाँ बनेगा वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर, सॉरी वस्तु जब ध्रुव पर होगा, वस्तु कहाँ होगा, अगर वस्तु जो ध्रुव पर होगा, अवतल दर्पण का कंफ्यूजन है, हाँ, और वस्तु अगर ध्रुव पर होगा, वस्तु अगर ध्रुव पर होगा तो प्रतिबिंब भी ध्रुव पर बनेगा, कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब भी ध्रुव पर ही बनेगा, वस्तु ध्रुव पर तो प्रतिबिंब भी ध्रुव पर ही बनेगा, प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु के बराबर होगा। अगर जब वस्तु अवतल दर्पण में ध्रुव और अनंत के बीच होगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा, ठीक है। और जब अनंत पर होगा तो वस्तु फोकस पर बनेगा, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पोल पर रखेंगे तो वस्तु पोल पर ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद अवतल दर्पण में जो बनना प्रतिबिंब हो उसको देख लीजिए, कई स्थिति है। तो वस्तु जब फोकस और ध्रुव के बीच में होगा, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होगा तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो अवतल दर्पण में दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है, पीछे बनता है। फोकस और ध्रुव के बीच होगा तो दर्पण के पीछे। अगर जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा तो बड़ा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। अगर वस्तु जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगा तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। उसके बाद अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर होगा, अगर वक्रता केंद्र पर होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र पर होगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। उसके बाद वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होगा तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगा, वक्रता केंद्र फोकस के बीच। और वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। मतलब अवतल दर्पण का जितना सारा प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। सिर्फ एक कंडीशन है, अगर वो अवतल दर्पण में ध्रुव पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी ध्रुव पर बनेगा लेकिन आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु के बराबर होगा। वो आभासी सीधा और वस्तु के बराबर होगा। इतना आपको ध्यान में रखना है, इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करा देते हैं कि अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा, सी पर रहेगा तो एफ और सी के बीच में बनेगा, सी और एफ के बीच में रहेगा तो सी से परे होगा। ये सब आपको याद रखना है। फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा, अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा, ठीक है। अब आता है दर्पण सूत्र। क्या होता है, दर्पण सूत्र। तो दर्पण जो सूत्र होता है, दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र n1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, 1/v प्लस 1/u होता है, 1/v प्लस 1/u। और आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है, आवर्धन को m से सूचित करते हैं, v/u। v बराबर प्रतिबिंब दूरी, u बराबर वस्तु दूरी। तो m बराबर v/u। m का मान धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी। अगर m का मान मतलब आवर्धन धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब सीधा होगा और आभासी होगा। सीधा जैसे होगा तो वो आभासी हो जाएगा, और ऋणात्मक होगा तो उल्टा और वास्तविक होगा। सीधा के लिए पॉजिटिव, सीधा के लिए पॉजिटिव, सीधा के लिए पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। नेगेटिव होगा तो वास्तविक होगा लेकिन उल्टा होगा, वास्तविक होगा लेकिन उल्टा होगा, वास्तविक होगा लेकिन उल्टा होगा। उसके बाद अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में दोनों में मुख्य अंतर देख लीजिए। अंतर क्या है कि समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल, अवतल दर्पण का दबा हुआ तथा उत्तल दर्पण का उभरा हुआ होता है। समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे, जबकि अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आगे भी बनता है। सब जगह तो आगे बनता है लेकिन जब पोल पर रखेंगे तो वो पीछे बनता है, ठीक है। उसके बाद समतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण से हमेशा काल्पनिक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण से हमेशा काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इसको याद रखेंगे। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। उसी तरह से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी मापने लायक ही नहीं होती है, मापने लायक नहीं होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की आप माप
नहीं सकते हैं, मापने लायक नहीं होती है। अब दर्पण सूत्र तो आपको बता ही दिए, दर्पण सूत्र। तो आई होप ये जो जितने सारे जो दर्पण है, दर्पण से आपको कंप्लीट आपको नॉलेज मिल गया होगा कि दर्पण क्या होता है। अब होता है लेंस की बात करते हैं। कैसा? लेंस। लेंस क्या है? तो लेंस जो है पारदर्शक पदार्थ का एक टुकड़ा है। लेंस पारदर्शक पदार्थ का एक टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा है। क्या है? ज्यामितीय सतह से घिरा है। लेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। किससे हुई है? लैटिन से हुई है। लेंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन से हुई है। लेंस का आकार हमारे देश में होने वाले मसूर दाल के दाने की तरह होता है। कैसा होता है? मसूर दाल के दाने की तरह होता है लेंस का आकार। लेंस का आकार कैसा होता है? मसूर के दाल के बराबर ही होता है। लेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। उत्तल जो होता है उसको अभिसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी। उत्तल को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्वेक्स। उत्तल को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। और अवतल को क्या बोलते हैं? कॉनकेव। अवतल को कॉनकेव, उत्तल को कॉन्वेक्स, उत्तल को कॉन्वेक्स। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। उत्तल दर्पण को कैसे पहचानेंगे? तो उत्तल दर्पण जो है किनारे पर पतला होता है, बीच में मोटा होता है। किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है, उसको उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में किनारे पर मोटा और बीच में पतला होता है, उसको अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। अवतल दर्पण बोलते हैं। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण समझ में आ गया होगा। जब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण समझ में लेंस समझ में आ गया होगा, तब लेंस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? क्या करते हैं? लेंस का यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं? तो लेंस का यूज जो है आंखों की जो है प्रॉब्लम में होता है, जैसे दूर दृष्टि हो गया, निकट दृष्टि हो गया, ये सारे चीज़ों में इसका यूज करते हैं। किसके करते हैं? इसी का यूज करते हैं आंखों की दृष्टि दोष दूर करने में। ठीक है, तो आगे हम बताएंगे कि किस दृष्टि दोष में किसका यूज किया जाता है। उसके बाद लेंस की क्षमता जान ली कि लेंस की क्षमता क्या होता है। तो लेंस की किसी लेंस की क्षमता या शक्ति लेंस के उसके सामर्थ्य की माप है जो प्रकाश की समांतर किरणों को एकत्रित करता है और फैलाता है। प्रकाश की एक समांतर किरणों को एकत्रित करता है और फैलाता है। किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी का व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी का क्या होता है? उल्टा। P बराबर 1/f होता है। P बराबर 1/f, P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। और लेंस के क्षमता का ऐसा मात्रक होता है डाईऑप्टर। क्या होता है? डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? डाईऑप्टर। उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है धनात्मक, क्योंकि उसका फोकस दूरी भी धनात्मक। तो उत्तल लेंस का क्षमता क्या होता है? धनात्मक होता है, क्योंकि उसका फोकस दूरी भी क्या होती है? धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, क्योंकि उसका फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो इतना आपको याद में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कैसे यूज करना है। अगर बोले संयुक्त लेंस की क्षमता, तो संयुक्त लेंस की जो क्षमता होती है कि परस्पर सटे दो लेंसों की संयुक्त क्षमता दोनों लेंसों की क्षमताओं का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मान लीजिए कोई लेंस P है, उस A है, उसकी क्षमता P है और P1 है, और दूसरा B है जिसकी क्षमता P2 है, तो उसका संयुक्त क्षमता हो जाएगा P1 प्लस P2, 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 यह उसकी संयुक्त क्षमता हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लेंस और दर्पण, लेंस का जो सूत्र होता है 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो आपको लेंस और दर्पण दोनों अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, लेंस और दर्पण जैसे समझ में आ गया होगा, आपको हम आँख के बारे में बता देते हैं कि मानव नेत्र में जो प्रॉब्लम आता है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो मानव नेत्र का जो प्रॉब्लम है उसको बारे में समझ लीजिए कि मानव नेत्र आखिर होता क्या है। तो प्रकाश जो है नेत्र में सामने के वक्रीय पृष्ठ, जिसे कॉर्निया या स्वच्छ पटल कहते हैं, से प्रवेश करती है। तो प्रकाश आंख में कहाँ से प्रवेश करती है? तो कॉर्निया से प्रवेश करती है। कहाँ से? कॉर्निया से प्रवेश करती है। तो आंखों में जो प्रकाश एंट्री करती है कहाँ से करती है? तो कॉर्निया से करती है। कहाँ से करती है? तो कॉर्निया से करती है। ठीक है, उसके बाद यह पुतली से, जो कि परितारिका में केंद्रीय छिद्र होता है, से गुजरता है। पुतली के परितारिका में एक महीन सा छिद्र होता है, वहां से। कहां से?
जब कॉर्निया पर जाएगा, जिसको स्वच्छ पटल बोलते हैं, वहां से पुतली में जाएगा। पुतली में एक परितारिका होती है, उसमें छिद्र होता है, उसके रास्ते अंदर चला जाता है। पुतली के आकार को पेशियां नियंत्रित करती हैं। नेत्र लेंस इस प्रकाश को और फोकसित करके दृष्टि पटल रेटिना पर प्रतिबिंब करता है, और यह प्रकाश सीधे जाता है रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर। और वहीं पे क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। दृष्टि पटल तंत्रिका तंतुओं की एक पतली झिल्ली होती है। दृष्टि पटल, जिसको रेटिना बोलते हैं, वह तंत्रिका तंतु की एक पतली झिल्ली होती है जो नेत्र के पीछे के वक्रित पृष्ठ को ढके रखती है। नेत्र के पीछे के वक्रित पृष्ठ को ढके रखती है। तो दृष्टि पटल में शलाका और शंकु होते हैं, जो क्रमशः प्रकाश की तीव्रता तथा वर्ण के प्रति संवेदनशील होते हैं, तथा दृक् तंत्रिकाओं से होकर विद्युतीय सिग्नलों को मस्तिष्क तक प्रेषित करती है, जो इस सूचना को संसाधित करती है। ठीक है। नेत्र जो होता है उसमें पक्षमाभी पेशियां होती है, जिसे लेंथ की आकृति और फोकस दूरी कुछ कुछ अपरिवर्तित की जा सकती है। पक्षमाभी पेशियों के द्वारा लेंस की आकृति को परिवर्तित किया जाता है। याद रखेंगे, क्या किया जाता है? इसको परिवर्तित किया जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि स्वच्छ जो आँख होती है उसके दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? क्या होती है? उसका न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो होती है 25 सेंटीमीटर। क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर। अब बात कर लेते हैं दृष्टि दोष से। तो दृष्टि दोष से किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है? क्या है? किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है दृष्टि दोष से, तो उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे आंख से संबंधित जो दृष्टि दोष होते हैं वो 4 प्रकार के होती है। क्या होती है? 4 से 5 प्रकार के, लगभग 6 प्रकार के होती है। लेंस का 4 में ही करते हैं। जैसे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष इसको बोलते हैं मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में मायोपिया बोलते हैं। तो मायोपिया भी करके क्वेश्चन पूछ देता है। तो मायोपिया क्या होती है? निकट दृष्टि दोष होती है। और निकट दृष्टि दोष में निकट मतलब नजदीक के वस्तु दिखाई देती है, लेकिन दूर के वस्तु दिखाई नहीं देती है। निकट की दिखाई देगी, दूर का नहीं दिखाई देता है। निकट के दिखाई देगी, दूर का नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे आंखों के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए जो दूर बिंदु होता है वो होता है अनंत। दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, नजदीक का दिखाई देती है। यह किस कारण से होता है? तो ये कारण होता है कि आंख का नेत्र गोलक क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। आंख का नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, जिससे नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। नेत्र का जो लेंस होता है और रेटिना दोनों की दूरी बढ़ जाएगी तो नजदीक वाला दिखाई देगा और दूर वाला दिखाई नहीं देगा। यानी जैसे दूरी बढ़ा, नेत्र गोलक लंबा हो गया, दूर का दिखाई देवे नहीं किया। ठीक है। यह एक पूछ देगा कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। नेत्र का लेंस मोटा हो जाता है, जिसे नेत्र लेंस की जो है वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाएगी। जो चीज मोटा होगा तो उसका वक्रता त्रिज्या अधिक होगा, तो अधिक होगा तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है। क्या हो जाती है? फोकस दूरी घट जाती है। जैसे फोकस दूरी घटेगा तो वो हो जाएगा दूर का दिखाई नहीं देगा। ठीक है। तो दूर का दिखाई नहीं देता है। तो दूर को देखने के लिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं। कैसा करते हैं? अवतल लेंस। किसका? अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष से निवारण के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है? तो अवतल लेंस का। किस लेंस का? अवतल लेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। दूर दृष्टि दोष जो होता है, इसमें आंख जो है दूर के वस्तु को साफ साफ देख पाता है, लेकिन नजदीक के वस्तु को साफ नहीं देख पाता है। नजदीक के वस्तु को साफ नहीं देख पाता है। तो नजदीक के साफ नहीं देखेगा तो इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। इसका कारण है कि आंख का जो सिलियरी मांसपेशी है वो कमजोर हो जाता है तथा नेत्र लेंस की लोचकता कम हो जाती है। इस दोष को दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है।
गलत बता दिए। जो दूर दृष्टि दोष है उसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज करते हैं। किसका? उत्तल लेंस का यूज करते हैं, क्योंकि वो नज़दीक के वस्तु को साफ साफ नहीं दिखता है, तो नज़दीक के वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस का यूज करते हैं। किसका? उत्तल लेंस का। क्यों? क्योंकि जो दूर दृष्टि होता है उसमें नेत्र गोलक क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। नेत्र गोलक छोटा हो जाता है तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ेगी ना तो दूर का दिखाई देगा, नज़दीकवा का दिखाई नहीं देगा, मतलब चिलमिलाता हुआ दिखाई देगा। तो उसको एडजस्ट करता है उत्तल लेंस। क्या करता है? उत्तल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष को अवतल, निकट दृष्टि दोष को अवतल, दूर दृष्टि दोष को उत्तल। छोटका छोटका से मतलब दूर, मतलब दूर दो अक्षर क्या है तो उत्तल 3 अक्षर का है। और जो निकट जो है 3 अक्षर का है तो अवतल 4 अक्षर का है। बड़का बड़का से दोस्ती, छोटका छोटका से दोस्ती। ठीक है। उसके बाद जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि जो दोष होता है यह प्रायः बुढ़ापे में होता है। कब होता है? बुढ़ापे में होता है। इस दोष में व्यक्ति का आंख दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों हो जाता है। यानी जब बुढ़ारी अवस्था आता है तो बूढ़ों लोगों को न दूर का दिखाई देता है न नज़दीक का दिखाई देता है। तो जब न दूर दिखाई दे न नज़दीक दिखाई दे तो इसी को बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेस बायोपिया। क्या होता है? प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, बाई मतलब दोनों। ठीक है, दोनों प्रेशर हो जाता है। ये कब होता है कि सिलियरी मांसपेशी एडजस्ट नहीं कर पाता है आंखों को, तो फोकस दूरी गड़बड़ा जाता है। फोकस दूरी गड़बड़ा जाता है तो इसको कंट्रोल करने के लिए बाईफोकल लेंस क्या लगाते हैं? बाईफोकल लेंस। और बाईफोकल लेंस में होता है 2 गो लेंस, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। तो अवतल को ऊपर लगाते हैं, अवतल को नीचे। यानी बड़का कभी ऊपरे न रहेगा तो बड़का को ऊपर रखते हैं, छोटका को नीचे। तो अवतल ऊपर, अवतल नीचे, अवतल ऊपर और अवतल नीचे। नेक्स्ट देखिए अबिंदुकता, बोल तो इसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। क्या बोलते हैं? एस्टिग्मेटिज्म। अबंदुकता को बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। इस दोष वाला आंख एक ही ऊंचाई की क्षैतिज तथा उदग्र वस्तु को एक लंबाई की क्षैतिज तथा उदग्र वस्तु को एक लंबाई में नहीं देख पाता है। क्या करता है? नहीं देख पाता है। मतलब इसमें व्यक्ति एक निश्चित दूरी पर स्थित परस्पर लंबवत रेखाओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। इसमें क्षैतिज रेखा के देखने पर ऊर्ध्वाधर रेखा अस्पष्ट हो जाती है। ठीक है, जब क्षैतिज देखेगा तो खड़ा, नीचे वाला देखेगा ना क्षैतिज वाला, सुतालका देखेगा तो खड़लका साफ नहीं दिखाई देता है। तो इसी को बोलते हैं अबिंदुकता। अबिंदुकता जो होता है इसमें कॉर्निया गोल नहीं होना। कॉर्निया जब गोल नहीं होगा तो इसमें यह प्रॉब्लम आ जाती है। इस दोष को दूर करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस लगाते हैं। कौन सा लेंस लगाते हैं? सिलिंड्रिकल लेंस। कौन सा लेंस? सिलिंड्रिकल लेंस लगाते हैं। यानी उपयुक्त आंखों के चारों दोष को दूर करने के लिए आजकल कॉन्टेक्ट लेंस का भी यूज कर रहा है। मतलब कोनो 200 कॉन्टेक्ट लेंस लगा दीजिए, सारा दोष क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ आता है कि मोतियाबिंद आता है। तो मोतियाबिंद जो आता है वो भी बुढ़ापे में भी आता है। इसमें जो आँख है उसमें जो है नेत्र लेंस पर दूधिया, थोड़ा सा दूध की तरह मांस जम जाता है, तो इसी को बोलते हैं मोतियाबिंद। हालांकि इसको शल्य चिकित्सा द्वारा ऑपरेशन करके इसको छील छाल के हटा देता है, आँख प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। उसके बाद आता है कलर ब्लाइंडनेस। क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस मानी वर्णांधता। वर्णांधता में क्या होती है कि लाल और हरा कोनों को पहचानने वाला जो शंकु कोशिका होता है वो नहीं होता है। जिस आँख में शंकु कोशिका नहीं होती है उसको लाल और हरा रंग नहीं पहचान पाता है। ऐसे नेत्र है जो लाल को नहीं पहचान पाएगा, हरिहर को नहीं पहचान पाएगा, उसको बोलेंगे, उस आँख को बोलेंगे कलर ब्लाइंडनेस वाला। क्या बोलेंगे? कलर ब्लाइंडनेस। तो लाल और हरिहर को पहचान नहीं पाएगा, अन्य अलग कलर को तो पहचान ही लेगा। ठीक है, तो यह जो दोष होता है यह डाल्टन को पहले हुआ था, तो इसीलिए इसको डाल्टोनिज्म भी कहा जाता है। तो डाल्टोनिज्म रोग किसको बोलते हैं? तो वर्णांधता, मतलब कलर ब्लाइंडनेस को डाल्टोनिज्म रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाल्टोनिज्म रोग भी कहते हैं। तो वर्णांधता वाले व्यक्ति को जो है ड्राइवरी लाइसेंस नहीं मिलेगा, सेना, आर्मी वगैरह, पुलिस वगैरह में भर्ती उसको नहीं मिलता है, ताकि वो कलर पहचान नहीं कर पाता है। अब जो जाते हैं सेना भर्ती में तो उसमें जब मेडिकल में जाएंगे तो मेडिकल में इतना मोटा किताब रहता है, इतना मोटा किताब रहता है, उस किताब में सारे अंक लिखा हुआ रहता है, अलग अलग कलर में लिखा हुआ रहता है। वो सारी चीज़ों को पढ़वाता है, पढ़वा कर क्या देखता है
किसको कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं है। कलर जिसको ब्लाइंडनेस होगा उसको कलर पहचान में नहीं आता है, तो उसमें लिखा हुआ चीज़ को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाता है। अगर जो मेडिकल दिए होंगे तो उसको अच्छी तरीके से पता होगा। हम लोग तो कितना बार मेडिकल दिए हैं तो हम लोग को सारा इसका नॉलेज है। जो बॉक्स में जो लेटर लिखा हुआ रहता है उसको दूर से पढ़वाता है कि उसको दूर से दिखाई दे रहा है कि नहीं। नज़दीक में किताब पढ़वाता है नज़दीक में रख करके कि नज़दीक के उसको दिखाई दे रहा है कि नहीं। सारा आँख का टेस्टिंग किया जाता है, इसीलिए किया जाता है। तो आपको ये सब सारी चीज़ें नॉलेज होना चाहिए, इससे बाहर एग्जाम में कुछ पूछता नहीं है। तो आई होप लेंस हो गया, दर्पण हो गया और आँख हो गया, इससे अगर रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।